नमस्कार दोस्तों, मैं अगले चैप्टर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर्स आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे कि गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत कैसे एक दूसरे से लिंक थे, दोनों का क्या रोल था, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया और गांधी जी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। इन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे और खिलाफत क्या था, नॉन कोऑपरेशन क्या था, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था। जनवरी में 1915 में महात्मा गांधी जी की एंट्री हो जाती है। उसके बाद गांधी जी सबसे पहले जो राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा बुलाए जाते हैं 1917 में चंपारण में, जो इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर 1918 में हंगर स्ट्राइक होती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसी के साथ साथ एक घटना और होती है, खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें सरदार पटेल को वहाँ की महिलाएं सरदार नाम से संबोधित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर 1917 में एक चीज़ और होती है, जो 1917 में अगस्त में जो प्रॉमिस किया जाता है मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म में कि कांग्रेस 1885 में जब बनती है तो उसके बाद उसके 3 फेजेस होते हैं। कुछ लोग मॉडरेट होते हैं, उनका मानना होता है कि हमारी नैतिकता है कि अंग्रेजों का विश्व युद्ध में साथ देना चाहिए। जो मॉडरेट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनका मानना है कि हम अगर इनका साथ देंगे तो उसके बदले में हमें रिटर्न देंगे। लेकिन जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, क्रांतिकारी लोग कुछ होते हैं, जैसे भगत सिंह टाइप वाला जो तबका होता है, इस तबके का मानना होता है कि ये कुछ नहीं देने वाले, अभी ये कमज़ोर है, अभी इनको और ज़्यादा परेशान करो जिससे हमें आज़ादी मिल जाए। तो ये 3 विचारधाराएं चल रही होती हैं। उसके बीच हमारे महान क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी महान लीडर परम पूज्य बापू जी की एंट्री होती है हिंदुस्तान के अंदर। तो इनके साथ ही साथ ये 3 आंदोलन करते हैं, सफल होते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा होता है। और ये जो अगस्त मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आता है अगस्त में 1917 में, जिसमें बोला जाता है, वायदे किए जाते हैं, अगर आप विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट दे देंगे सरकार बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में। अंग्रेजों द्वारा वो सारे ठुकरा दिए जाते हैं। बदले में क्या दिया जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता है? किसी को उठा लिया जाता है। ये सारा सब कुछ मैं पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। रॉलेट एक्ट के बाद वो जलियांवाला बाग कांड होता है। जलियांवाला बाग कांड के बाद जनरल डायर को दोषी ठहराया जाता है। हंटर कमेटी बैठती है, उसको लेकिन विदेश भेज दिया जाता है। ऐसी कोई खास सजा नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जाके उधम सिंह जी उसकी हत्या करते हैं। फिर बाद में उधम सिंह जी को फांसी हो जाती है 2-3 महीने के अंदर ही। तो ये पूरा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू था। अब हम आगे बात करेंगे कि खिलाफत। अब वर्ल्ड वॉर 2 में के दौरान जैसे हिंदुस्तान में कुछ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट से वादे किए जाते हैं कि हम आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देंगे, इन्वॉल्वमेंट करने का अधिकार देंगे, उसी तरीके से टर्की में भी ये वादे करते हैं ब्रिटिशर्स कि वहाँ का जो खलीफा जिसको बोलते थे, जो वहाँ का किंग होता है, उसके जो रिलीजियस राइट्स हैं वो नहीं छीने जाएंगे, उसको बरकरार रखा जाएगा। ऐसा टर्की से भी वादे करते हैं। लेकिन ये वादों से जैसे यहाँ पे रॉलेट एक्ट दे के मुकरते हैं, तो वहाँ भी वैसे ही मुकर जाते हैं। पूरे विश्व में सारे मुसलमान एक हो जाते हैं और इस्लाम धर्म में यूनिटी आती है, और सारे के सारे पूरे विश्व के मुसलमान एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ते हैं, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंदुस्तान के भी कई सारे लोग जुड़ते हैं, जिसमें हजरत मोहानी, अल्मा इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हिंदुस्तान का मुस्लिम तबका होता है, मुस्लिम रिलीजियस तबका। ये भी पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, असहयोग आंदोलन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि गांधी जी फाइनली खिलाफत का समर्थन करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, उसको नॉन कोऑपरेशन के साथ मिलाकर देखने की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि गांधी जी के सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, क्या वो सच था जो और उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि उन्होंने जो सेकुलरिज्म के ढांचे को क्या तोड़ने की कोशिश करी थी,
ये क्वेश्चन उठता है कि क्या महात्मा गांधी ने खुद एक बार अपने सेकुलरिज्म के धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट को तोड़ने की कोशिश करी थी धार्मिक आंदोलन को अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को के साथ मिलाकर? तो ये क्रिटिकली एनालाइज ऐसा करके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, इधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, तो महात्मा गांधी को लगता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है इसके साथ ही हम खिलाफत को भी मिला दें, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन होता है वो भी ब्रिटिशर्स के विरोध में होता है, इनका नॉन कॉपरेशन भी ऐसे ही कुछ होता है। तो गांधी को लगता है कि क्यों ना एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी संकेत जाएगा अंग्रेजों के पास और हम दोनों को एक साथ मिलाकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो हालांकि इसका फिर आगे चल के खिलाफत नॉन कॉपरेशन में मर्ज हो जाता है, दोनों एक में मिल जाते हैं। इसका अच्छा इम्पैक्ट भी मिलता है हमारे इस आंदोलन में। खिलाफत को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलता है, मुस्लिम तबका पूरी तरीके से शामिल हो गया होता है। कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है उसमें जो मुस्लिम का खुश वाला तबका था, जो मुसलमान खुश थे विभाजन से कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया अलग कर दिया गया, हिंदू बाहुल्य अलग कर दिया गया, जब 1911 में फिर से इसको मर्ज किया जाता है तो वो लोग भी विरोध में हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के। तो एक नॉन कॉपरेशन को बहुत बड़ा हाइक मिलता है। और इवन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स का तो ये तक कहना था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था अगर ये 2-4 साल तक और ऐसे ही चलता रहता तो हम आज़ादी को हासिल कर लेते। इवन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तो ये तक कहते हैं कि हमने आज़ादी का स्वाद चखना शुरू कर दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी इंपॉर्टेंस है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी की वैल्यू क्यों है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ों की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देने की शुरुआत महात्मा गांधी से हुई। तो ये सब कुछ चल रहा होता है, नॉन कॉपरेशन और ये दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और, जो खिलाफत आंदोलन होता है इसकी 3 डिमांड्स होती हैं। एक तो जो टर्की में तुमने वादा किया था वो पूरा करो, खलीफा को पूरा सम्मान दो, तो ये तो एक रिलीजियस कॉज था। दूसरा कॉज ये था जो पंजाब में हुआ वो गलत किया तुमने, इस बात को एक्सेप्ट करो। और तीसरा स्वराज। तो महात्मा गांधी यही जो 2 लास्ट के पॉइंट हैं इनको देखते हुए कि इनकी भी मांग स्वराज ही है और जो पंजाब में हुआ वो गलत हुआ ये भी मांग रहे हैं, तो इसके चलते वो उन्हें लगता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा खिलाफत। तो इसलिए ये लोग महात्मा गांधी खिलाफत का समर्थन करते हैं और खिलाफत ज्वाइन करते हैं अपने नॉन, फिर आखिर में चलते चलते खिलाफत भी नॉन कॉपरेशन में मर्ज हो जाता है। फिर धीरे धीरे फरवरी में 1922 में एक घटना होती है। ये बहुत अच्छा ये नॉन कॉपरेशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा होता है, इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इवन मैंने जैसा आपको बताया कि आज़ादी का स्वाद चखने वाला सीन तक हो जाता है कि हम आप आज़ाद हो जाएंगे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। और जब ये स्वदेशी आता है, खिलाफत इसमें मिलता है, तो लोग विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करने लगते हैं। कई जगहों पे विदेशी कपड़े जलाए जाते हैं, विदेशी पहनावे को ठुकराया जाता है, विदेश से आई हुई चीज़ों को खरीदने से इनकार किया जाता है। धीरे धीरे हम स्वदेशी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी स्वदेशी वाला अभी भी कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी मेंस इस बार मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेशी, उस टाइप के स्वदेशी को इस टाइप के स्वदेशी से मैच करके आप कैसे संबंध करके कैसे आप देखते हो और स्वदेशी का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे अभी डेटा पॉलिसी पे हम रूल बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा डेटा, जैसे डेटा को लेके बहुत ज़्यादा थ्रेट वाली बात रहती है लोगों के दिमाग में कि साला डेटा चोरी ना हो जाए हमारा, तो सॉरी तो डेटा हमारा सिक्योर करने के लिए हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, इसीलिए हर चीज़ स्वदेशी की बात करी जा रही है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन या तो चाइनीज़ हैं या तो अमेरिकन है। हाँ, तो क्या होता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। फिर अचानक से फरवरी में, आई थिंक 5 फरवरी 1922 में एक घटना होती है, बहुत भयानक घटना। एक चौरी चौरा जगह का नाम है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ के थाने में आग लगा देते हैं कुछ लोग आते हैं, आग लगा देते हैं विद्रोह में। महात्मा गांधी इस चीज़ से बहुत दुखी होते हैं। चौरी चौरा की घटना हो जाती है क्योंकि महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रूल था कि अहिंसा परमो धर्म। वो हिंसा पे भरोसा नहीं करने वाले इंसान नहीं थे, वो अहिंसा पे भरोसा करने वाले इंसान थे। वो राम राज की
वो राम राज की बात करने वाले इंसान थे, उनको वो शांति प्रिय इंसान थे, और वो जैसे जैसे आंदोलन को इतनी स्पीड से शुरू करते थे, उसी स्पीड से उसको डाउन भी कर देते थे अगर उन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे हिंसा आती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें बहाना दे रखा था, हम वाइट हैं, हम सुपीरियर हैं तुमसे, और हम यहाँ पे रूल करने आए हैं तुम लोगों को सभ्यता सिखाने के लिए। हम दुनिया के दुनिया के धरती के सबसे सभ्य लोग हैं और तुम लोगों को सभ्यता सिखाने आए हैं। बहुत ही स्टूपिड सी थ्योरी है वाइट सुपीरियरिटी की, लेकिन वो उस टाइम पे थी और अंग्रेजों का यही मानना था कि वो हम लोगों से सुपीरियर है। तो अब उनको बहाना तो कुछ ना देना था, यही बहाना देते थे कि हम एक पीसफुल लॉ ऑफ रूल का काम करेंगे। तो प्रोटेस्ट को तब तक वो दबा नहीं सकते थे, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी लॉ ऑफ रूल में आता है, वो दबाने का उनके पास बहाना नहीं था। तो अगर गांधी जी पीछे नहीं खींचते, एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या असहयोग आंदोलन जो था, इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पीछे पुल आउट कर लेना क्या सही निर्णय था? तो मैं तो कहूँगा क्रिटिकली एनालाइज करने पे आता तो कुछ हद तक नहीं है, बहुत हद तक सही भी था, क्योंकि आंदोलन तभी सप्रेस हो सकता है जब उसमें दंगा भड़क जाए। शांतिपूर्वक आंदोलन को सप्रेस कर नहीं सकते थे अंग्रेज, लेकिन जब चौरी चौरा की घटना होती है, एक थाना पुलिस चौकी चला दी जाती है चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो गोरखपुर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद गांधी जी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इस चीज़ को ये कंटिन्यू रखेंगे तो, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत दिनों के बाद इतना मास मूवमेंट चलता है, इतने लोग एक साथ किसी आंदोलन में आते हैं, उसमें किसान भी होते हैं, उसमें जवान भी होते हैं, उसमें आम आदमी भी होता है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, सारे लोग इतनी मुश्किल से जुड़े होते हैं। तो महात्मा गांधी जी को लगता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापू जी को ये लगता है कि अगर हम इसको वापस नहीं लेंगे तो जितने इंटेलेक्चुअल हैं ये सारे जेल में डाल दिए जाते, पूरा आंदोलन पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता। फिर क्या होता, लोगों का अहिंसा पे से भरोसा उठ जाता। लोगों को लगता है या हिंसा से करो या हिंसा से करो, आंदोलन तो सप्रेस करने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी आंदोलन तब तक नहीं दबाया जा सकता जब तक उसमें हिंसा ना हो। और हिंसा ज़्यादातर केसों में हिंसा करवाने के लिए विपक्ष जो होता है वही काम करता है। जिसकी सरकार होती है, जो आपका विरोधी है, वही हिंसा करवाएगा आपके आंदोलन में। वो चाहेगा आप लोग हिंसा करो, जिससे उसको बहाना मिल सके आपके आंदोलन को दबाने का। तो ये हिंसा होती है। तो उसके बाद महात्मा गांधी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर देते हैं। आगे की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। खिलाफत हो गया, नॉन कोऑपरेशन हो गया, गांधी जी का आगमन मैंने पहले ही बता दिया। बस इतना ही। आगे की ऐसी सीरीज आती रहेंगी, लेक्चर्स आते रहेंगे। पूरी मैं स्पेक्ट्रम 2-4 दिन में ख़त्म करने वाला हूँ, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मैं पूरी स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है इसको ख़त्म करूँगा। आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हो सकता है आपका एक विचार किसी का व्यवहार बदल दे। ये लाइन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा आइडिया लेके आओगे कि ये हिस्ट्री उसके तक पहुँचा दूँ, वो इस हिस्ट्री को देखकर बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको हिस्ट्री बदलनी है, इतिहास रचना है, तो इतिहास पढ़ना जरूरी है। चलिए, इसी बात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अरुण सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।